टर्मिनल 1 से जो परवाज़ उनको मिली, उसमें भी उस्मान शब्बीर साथ ही थे। अपनी दास्तान हयात फ़रामोश करके वो अब उनकी तरफ मुतवज्जह हुए और उनका इंटरव्यू शुरू कर दिया। कौन हो? कहाँ से आई हो? क्यों आई हो? तुर्की में किधर जाना है? क्यों जाना है? सभांजी, सभांजी, यूनिवर्सिटी। उन्होंने इतनी बुलंद आवाज़ में दोहराया कि अगली नशिस्त पर बैठी तुर्क खातून ने गर्दन मुड़कर कतरे ऊंचे होकर उनको देखा। सुभांजी। उससे आगे खातून ने कतरे सताइश से चंद अल्फाज तुर्क में कहे जो हया को समझना है। जवाबन उस्मान शबीर ने अपनी भारी भरकम आवाज़ में कुछ कहा तो वो खातून कतरे गड़बड़ा कर वापस रुख मोड़ गई। आपने उनको क्या कहा? हया ने कड़ी निगाहों से उन्हें घूरा। कुछ नहीं, तुम बताओ। ये पाकिस्तान में वालिदैन इतने आज़ाद हयाल कब से हो गए कि जवान बच्चियों को अकेले तुर्की भेज दें? अकेले नहीं है, हम पूरा ग्रुप है। हम 2 स्टूडेंट्स हैं और बाकी फैकल्टी मेंबरान हैं जो 2 रोज़ कब रवाना हो चुके हैं। मगर उन्होंने तो जैसे सुना ही ना हो। है, अब अकेली जा रही हो तो ख्याल रखना कि। और फिर उनका वस्फ शुरू हो गया। नमाज पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, पर्दा किया करो, सच बोला करो, अल्लाह से डरो। गर्ज हर वो बात जो अपने बेटे की तरबियत के वक्त उन्हें भूल गई थी, अब अचानक याद आ गई। हया ने कतरे झुंझला कर रुख फेर लिया। दोपहर 2 बजे खिड़की के उस पार, नीचे, बहुत नीचे, वो पुरफुसू मंजर फैलने लगा। मरमरा का समंदर, ऊपर बादल और बर्फ, यूं जैसे नीली चादर पे सफ़ेद रुई के काले तैर रहे हों। वो उस मंजर के सहर में खोती चली गई। जिहान सिकंदर का तुर्की उससे कदमों तले था। ये रख लो। परवाज़ उतरने का ऐलान होने लगा तो निहायत ज़बरदस्ती उस्मान शबीर ने अपना विजिटिंग कार्ड उसे थमाया। इस पे मेरे घर, सेल और ऑफिस के नंबर्स लिखे हैं। कभी कभार मैं घर पे नहीं होता और कभी कभार मेरा सेल भी ऑफ होता है, मगर ऑफिस के नंबर पे मैं हमेशा मिलता हूँ। मेरी सेक्रेटरी की फजूलियात से बचने के लिए डायरेक्ट मेरी प्राइवेट एक्सटेंशन डायल करना। वो है 14, यानी 14, क्योंकि मेरी और पाकिस्तान की तारीख पैदाइश 14 अगस्त है। रख लो, ज़रूरत पड़ सकती है। उस्मान शबीर से बामुश्किल जान छूट रही थी। उनको कभी कॉल करना या दोबारा मुलाकात का तस्वुर ही हया के लिए सुहाने रूह था। फिर भी उसके इसरार पर उससे अपने सुनहरी पोश में वो कार्ड बगैर देखे रख लिया। अतातुर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्तांबुल की यूरोपी तरफ वाक़या था। ये उससे बाद में इल्म हुआ था। अलबत्ता जो बात हमेशा से मालूम थी वो ये थी कि इस्तांबुल दुनिया का वो वाहिद शहर था जो 2 हिस्सों को वहाँ मिलाता है, यूरोप और एशिया। इस्तांबुल के 2 हिस्से थे, एक यूरोपी तरफ कहलाता था और दूसरा एशियाई तरफ या अनातोलिन तरफ। अनातोलिन तरफ को उर्फ़े आम में पुराना शहर भी कहा जाता था। वो दोनों जब अपने सामान की ट्रॉलियां धकेलते आगे आईं तो रोमी फॉर्म के अरकान उनको मिल गए जो उन्हें लेने आए हुए थे। रोमी फोरम एक तुर्क एनजीओ थी जो बिलखसूस एक्सचेंज स्टूडेंट्स का बहुत ख्याल रखती थी। वो 2 लड़के थे, अहमद और जुगताई। जुगताई नाम तो हमारे यहाँ भी होता है ना, जैसे मसूर अब्दुल रहमान जुगताई, है ना हया? डीजे ने सरगोशी की थी। अस्सलाम वालेकुम। वो बहुत गर्मजोशी और एहतराम से मिले। जुगताई ने उनसे बैग्स ले लिए। आइए, बाहर गाड़ी इंतज़ार कर रही है। जुगताई ब्रदर्स प्लीज़ पानी पिला दें, बहुत प्यास लगी है। हया की तरह डीजे भी प्यास से बेहाल थी। जुगताई ने सरसबात में हिलाया और अहमद के साथ सामान उठाने लगा। फिर वो दोनों उनके आगे चलते हुए बाहर की तरफ बढ़े। बेहद मेहमान नवाज कौम के उस सबूत ने उनको पानी क्यों नहीं पिलवाया, ये मोमो वो सारी जिंदगी हल नहीं कर सकी। कोई इम्कान ये था कि जुगताई की अंग्रेज़ी कमज़ोर थी जिसके बायस वो उनका मुद्दा समझ नहीं पाया था। बाहर निकलने से कबल उन्होंने अपनी रकम तुर्क लेरा और यूरो से तब्दील करवा ली थी। 1 लेरा पाकिस्तानी 55 रुपए का था और 1 यूरो 150 रुपए का। 150, 125, 55, 125। टीचर सेरिल अब करेंसी की मालियत का हिसाब लगाती और उनकी कीमत याद करती बाहर आई थी। एयरपोर्ट का दरवाज़ा खुलते ही सर्दी की ऐसी यखवस्सा हड्डियों में घुसी खून मुंजमद करती लहर ने उनका इस्तकबाल किया कि चंद लम्हों में हया के होंठ नीले पड़ने लगे। यहाँ मरी और यूबिया की सरतरीन हवा से भी कई गुना सर्द हवा चल रही थी। हया ने बेख्तियार बाजू सीने पे लपेट लिए। वो ठठराने लगी थी। उनका सामान हासावसी और बेतहाशा था। दोनों लड़के सुरमई रंग की हाईएस में बैग्स रखते रखते हाँफ गए थे। आप वाकई सिर्फ 5 माह के लिए आई हैं? जुगताई ने सादगी से पूछा तो अहमद ने उससे घूर कर मौसूद बदल दिया। हमारी रवायत है
कि जो भी अतातुर्क एयरपोर्ट से इस्तांबुल आता है, हम उसे सबसे पहले सुल्तान अबू अयूब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मज़ार पर ले जाते हैं। इससे उसका तुर्की में क़याम अच्छा गुजरता है। अहमद कहकर बैग गाड़ी में रखने लगा तो डीजे ने सरगोशी की। मगर हया, ये तो तोहम परस्ती और शिर्क। उसे जोर से गोली मारकर डीजे को खामोश करवाया, फिर अंदर बैठे हुए दबी आवाज में गुरका, मेहमानों से इस सर्दी में बहस की तो तुम्हें यहीं छोड़कर चले जाएंगे पागल। सुबह तक मुंजमिद होकर पड़ी होगी और आइंदा तुर्की आने वाले सबसे पहले तुम्हारे मुंजमिद मुजस्मे की ज़ियारत किया करेंगे। अहमद को टूटी फूटी अंग्रेजी आती थी, सो वो सारा रास्ता गिरदोपेश के मुतालिक बताता रहा। हया को उस सफ़रनामे से दिलचस्पी ना थी, सो रुख फेरे खिड़की के बाहर देखी गई। वो जो अमरीकी फिल्मों वाली बुलंद और बाला इमारतों की आस लगाई बैठी थी, कदरे मायूस हुई, क्योंकि इस्तांबुल शुरू में तो यूं लगा जैसे इस्लामाबाद हो, मगर आहिस्ता आहिस्ता गौर करने पे महसूस हुआ कि नहीं, वो वाकई यूरोप था। दुकानों के चमकते शीशे, साफ सड़कें, मगरबी लिबास में फिरते लोग, दुकानों की छतों और दरख्तों के ऊपर बड़ी बर्फ और सड़क किनारे बिछी बर्फ की तहें, गोया सफ़ेद घास हो। अजीब बात यह थी कि इस कोहर और सर्दी में भी तुर्क लड़कियां बड़े मज़े से मिनी स्कर्ट से मलबूस इधर उधर घूम रही थीं। खुदा करे आज रात बर्फ ना पड़े। अहमद ने तायद की। हया और डीजे ने एक दूसरे को देखा और फिर डीजे आहिस्ता से उर्दू में बड़बड़ाई, एहमे ना पड़े, खुद तो बर्फबारी देख देख कर उकता चुके हैं, हमें तो देखने दें। अल्लाह करे रात बर्फ जरूर पड़े, आमीन सुम आमीन। और हया ने दिल में उसकी तायद की। विंडो स्क्रीन के उस पार यूरोपियन शहर का एहतमाम दिखाई दे रहा था। आगे नीला समंदर बह रहा था और उसकी दूसरी तरफ इस्तांबुल का एशियाई हिस्सा आबाद था। दोनों हिस्सों को एक अजीम आलिशान पुल ने जोड़ रखा था, दो हितों का मिलाप, दो तहजीबों का संगम। मरमरा के समंदर का जो हिस्सा इस्तांबुल के दरमियान से गुजरता है, उसे बास्फरस का समंदर कहा जाता है। इस पुल का नाम भी बास्फरस ब्रिज है। अहमद बताने लगा, मगर हम तो मज़ार पे जा रहे थे, जो कि यूरोपियन हिस्से में ही है, फिर पुल अबूर करने का मकसद? करीब आते पुल को देखकर हया ने हैरत से पूछा, क्योंकि पुल के उस तरफ अनातोलियन शहर था। हमने पुल अबूर नहीं करना, उसके करीब से किसी को उठाना है। हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे, आगे मज़ार तक आपको उसी ने लेकर जाना है। जुगताई ने गाड़ी एक तरफ रोक दी। अहमद अब लॉक खोलकर बाहर निकल रहा था। हया ने उस खूबसूरत ऊंचे पुल को देखा और सोचा कि कितने बरस वो उसी पुल पर से गुजरा होगा, कितनी ही दफ़ा उसे बास्फोरस के नीले पानियों पे चांद की परियों का रक्स देखा होगा। जब वो उससे मिलेगी तो क्या उसकी आंखों में इस्तांबुल की सफ़ेद घास से बर्फ जमी होगी या मरमरा के पानियों का जोश होगा, और क्या वो कभी उससे मिल पाएगी? इस ख्याल पे उसका दिल जैसे मरमरा के समंदर में डूबकर किसी लूटी पुटी कश्ती की तरह होले से उभरा था। खिड़की के उस पार से एक दराज कर लड़की कार की तरफ चली आ रही थी, चेहरे के गिर्द स्कार्फ लपेटे, ब्लू जीन्स के ऊपर घुटनों तक आता सफ़ेद कोट पहने। वो कोट की जेबों में हाथ डाले सिर झुकाए चलती आ रही थी। उसकी रंगत इस्तांबुल के सूरज की तरह सुनहरी और आंखें भोजल बादलों की मानिंद सुरमाई थीं। वो लड़की उन दोनों तुर्क लड़कियों के पास पहुंची और मुस्कुराते हुए जुगताई के हाथ से जा मिली। रहमत पीछे खड़ी हाईएस की जानिब इशारा करके कुछ कहने लगा। वो लड़की अपनी नरम मुस्कुराहट के साथ सहलाती सुनती गई। फिर वो दोनों चले गए और लड़की कार की तरफ आई, दरवाज़ा खोला और ड्राइविंग सीट पे बैठकर गर्दन पीछे घुमाई। सलाम अलैकुम, और तुर्की में खुश आमदीद। उसके अंग्रेजी शस्ता और अंदाज बेहद नरम था। हया ने महसूस किया कि तुर्क अस्सलाम वालेकुम ये बजाय सलाम अलैकुम कहते हैं। वालेकुम सलाम। हया ने उसका बड़ा हाथ थामा तो उसे लगा उससे इतना नरम हाथ कभी नहीं छुआ। वो हाथ गोया मक्खन का टुकड़ा था। मेरा नाम हाले नूर है, मेरा ताल्लुक रोमी फोरम से है। मैं सभांची से मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में एमएस कर रही हूँ। एयरपोर्ट पर आपको लेने के लिए भी मुझे ही आना था, मगर मैं कहीं फंस गई थी, इससे नहीं आ सकी, बहुत माजरत। उससे कार वापस मोड़ दी थी। हया सुलेमान, हतीजा राना। उनकी तारुफ को हाले नूर ने अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ सुना और सरसबात में हिलाया। वो वाकई नूर का हाला थी, धुली हुई चांदनी। अब हम इंसारी मोहल्ला जा रहे हैं, वो स्टीयरिंग व्हील घुमाते हुए कह रही थी। मोहल्ला? उर्दू वाला मोहल्ला है या? डीजे ने धीरे से सरगोशी की। शायद तभी तो कहते हैं कि उर्दू तुर्क से निकली है। तुमने मैट्रिक में उर्दू जुबान के मजमून में इस फिक्रे का रट्टा नहीं लगाया था कि लफ्ज़ उर्दू तुर्क जुबान से निकला है, जिसके मानी लश्कर के हैं।
डीजे ने चेक कर विक्रम मुकम्मल किया। अयूब सुल्तान जामिया। अयूब सुल्तान जामा के बैरूनी बाजार का नाम है इंसारी मोहल्ला था। बेहद रश, बहुत से लोग और हर सो उड़ते चुगते कबूतर वो तीनों लोगों के दरमियान बामुश्किल रास्ता बनाती मस्जिद के आधे तक पहुंची थी। नमाज से फारिग होकर हया ने देखा वहाँ जामा का नाम अयूब सुल्तान कैमी लिखा था। उससे सोचा कि जामा में जे की जगह सी लिखा है, जो कि गलत लग रहा था। हमारी जुबान में सी को अरबी की जीम की आवाज़ से पढ़ा जाता है। अंसारी मोहल्ले की रश से गुजरते हुए उसकी हैरत पे हाला ने बताया। वह मुस्कुराते हुए बड़े इत्मीनान से अपने सफ़ेद कोट की जेबों में हाथ डाले चल रही थी। उसकी बात पे हया बेख्तियार चौंकी। हैरान क्यों हो? हाले ने रुककर शॉपर से अपने जूते निकालते हुए उसे देखा। वहाँ मस्जिद में दाखिले के वक्त जूते बाहर रखने की बजाय शॉपर में रखने और साथ शॉपर हमा वक्त उठाए रखने का रवाज था। शानी, अगर किसी का नाम जिहान हो तो तुर्क हिज्जों में उसे कैसे लिखेगा? बिला इरादा उसके लहू से निकला। फिर फौरन गड़बड़ा कर डीजे को देखा। उस तरह फांसे पर कबूतरों की तस्वीर खींच रही थी। उससे नहीं सुना था। हाले शॉपर डस्टबिन में फेंक कर सीधी हुई और मुस्कुराकर हिज्जे करके बताया, CIHAN। ओ, उससे हफियफ सा सर झटका। तभी वो उसे फेसबुक पे नहीं मिला था। वो उसको जिहान लिखकर ढूंढ रही थी, मगर वो तो अपने नाम को जिहान लिखता होगा। गली साफ सुथरी और कुशादा थी। दोनों अतराफ में दुकानों के दरवाजे खुले थे। आगे कुर्सियां मेज बिछी थीं। इर्द गिर्द बहुत से स्टॉल लगे थे। सड़क के किनारों पे खुले आम कुत्ते टहल रहे थे, मगर वो भौंकते नहीं थे। हया को भूख लग रही थी और वो अब उस सफ़रनामे से बोर होने लगी थी। बामुश्किल वो तीनों उस रश भरे मोहल्ले से निकली। एक्सचेंज स्टूडेंट्स को उनका पहला खाना एक तुर्क मेज़बान खानदान दिया करता है और अभी हम उसी मेज़बान खानदान के घर जा रहे हैं। जब वो कार में बासपोरस के पुल पर से गुजर रही थी तो हाले ने बताया। खाने का सुनकर उस पर छाई बेजारियत जरा कम हुई। मेज़बान खानदान का घर इस्तांबुल के एक पोश इलाके में वाक़या था। कुशादा सड़क, खूबसूरत बंगलों की कतार और बंगलों के सामने सबसे वे जमी बर्फ। उनके स्कॉलरशिप कोऑर्डिनेटर ने चंद बातें उन्हें ज़हन नशीन करवा दी थीं कि तुर्की में जूते घर से बाहर उतारने हैं, घास पे नहीं चलना और मुलाकात के वक्त तुर्क खानदान के बड़े का हाथ चूमना है। इसकी ज़रूरत नहीं थी, इस तकल्लुफ़ को रहने दो। उन दोनों ने घर के दखली दरवाजे के बाहर पीछे मैट पे जूते उतारे तो अंदर से आती वो मुशफ़िक और मोमर खातून प्यार भरी अवखी से बोली थी, पहले दिन कोई असूल नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम और तुर्की में खुश आमदीद। आपके असूलों की पासदारी में हमारे लिए फ़ख्र है। हया ने मुस्कुराते हुए उनका हाथ थामा और सर झुकाकर उनके हाथ की पूंछ को लहू से लगाया। मोमर खातून मिसेस अब्दुल्ला का चेहरा खुशी से दमक उठा। अंदर आ जाओ। वो रास्ता देने के लिए एक तरफ हटी। उनकी सुर्ख बालों वाली बेटी आगे बढ़ी और कारपेट शूज़ हया और डीजे के कदमों में रखे। वो रेशमी कपड़े से बने कोट शूज़ की शक्ल के जूते थे। दोनों ने झुककर वो जूते पहने और अंदर दाखिल हुई। उस सुर्ख घर का फर्श लकड़ी का बना था। लिविंग रूम के फर्श पे बहुत खूबसूरत कालीन बिछे थे। वो बाथरूम हाथ धोने आई तो देखा वहाँ अलग से टूटी वगैरह नहीं थी, बल्कि एक तरफ गिटार में नल लगे थे। अलबत्ता बाथरूम के फर्श पर भी रक्स, पायदान और काउच बिछे थे। हैरत अंगेज। वो वापस आई तो डाइनिंग हॉल में खाना लगाया जा रहा था। डीजे झुककर प्यार से मिसेस अब्दुल्ला की 6 साला नवासी उर्वा से कुछ कह रही थी। वो तीनों खावातीन पर मुश्तमिल छोटा सा कुंबा था और चूंकि वो दोनों लड़कियां थीं, सो हाले ने ऐसे तुर्क खानदान का चुनाव किया था जिसमें कोई मर्द ना हो। उसी पल मिसेस अब्दुल्ला सूप का बड़ा सा प्याला उठाए आई। हाले उनकी मुस्तैदी से मदद करवा रही थी। क्या तुम कह रही थी तुम्हारा यहाँ कोई रिश्तेदार भी है? उन्होंने सूप का डोंगा मेज पर रखा। हया ने एक नज़र उस मलखूबे को देखा। जी, मेरी फुप्पो हैं इधर। वो सूप को 10 सीधा निगाहों से देखते हुए बोली, किधर रहती हैं? इधर। उससे पर्स से वो मुड़ा तुड़ा कागज निकाल कर हाले को थमाया। हाले ने एक नज़र उस कागज को देखा, फिर अस्वाद में सहेला दिया। कल मैं मिलवा दूंगी तुम्हें उनसे, खाना शुरू करो। उससे कागज वापस हया की जानी बढ़ा दिया। डीजे, हम वाकई तुर्की में भूखे मरेंगे। इस मलगूबे की शक्ल तो देखो, मुझे तो फिर से मतली हो रही है। आया जबरन मुस्कुराते हुए होले से उर्दू में बोली। मिसेस अब्दुल्ला ने नासमझी से उसे देखा। ये कह रही है कि इन खवातीन का हलूस उसे शर्मिंदा कर रहा है। टीचर ने जल्दी से तर्जुमानी करते हुए मेज़ के नीचे से
उसका बहुत ज़ोर से कुचला। ओह शुक्रिया। मिसेस अब्दुल्ला मुस्कुराकर खाना शुरू करने लगी। सूप दरअसल सुर्ख मसूर की दाल का शोरबा था और उर्दू जैसे तुर्क में उसे चोरबा कहते थे। वो जायके में शक्ल से भरकर बदमज़ा था। चंद लम्हों बाद ही दोनों पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट्स के बर्दाश्त जवाब देने लगी। अया मुझे उल्टी आने वाली है और मैं मरने के करीब हूँ। वो बादिक्कत मुस्कुराहट चेहरों पर सजाए चमचा भर रही थीं। दूर खवातीन बहुत मरगूबियत से सूप पी रही थीं। चोरबा खत्म हुआ तो खाना आ गया। वो उससे भी बढ़कर बनमसा एक चावलों का पिलाव था। पाकिस्तान में पुलाव के पे के ऊपर पेश के साथ बोला जाता है, मगर यहाँ इस पे के तले ज़ेर के साथ बोला जाता है। पिलाव शक्ल में उबले चावलों से मुख्तलिफ ना था। 7 चने का सालन और मुर्गी की ग्रेवी थी जो कि मंचूरियन की तरह दिखती थी। वो 1.5 दिन की भूखी थी और ऊपर से बदमज़ा खाने मज़ीद हालत ख़राब कर रहे थे। वही दूर खवातीन ही खा रही थीं। पिलाव का प्याला भी ख़त्म हो चुका था और हम पाकिस्तानी मेज़बानों के बरक्स उसे दोबारा भरने के लिए थोड़ी नहीं थीं। वजह उनकी खलूस की कमी ना थी, बल्कि शायद यही उनका तरीका था कि प्याला एक ही दफ़ा भर कर रखा जाता था। खदीजा, तुम्हारी दोस्त मुझे कुछ परेशान सी लग रही है। खैरियत? मिसेस अब्दुल्ला ने पूछ ही लिया। डीजी ने गड़बड़ाकर उसे देखा। सब खाने से हाथ रोककर उसे देखने लगे थे। हया ने मेज़ तले आहिस्ता से अपना पाँव डीजे के पाँव पर रखा। फैमिली फ्रेंड की हुमा, कोई माकूल वजह बताओ इनको। नहीं, वो दरअसल हया हया बहुत डरपोक है। उसे स्ट्रीट क्राइम से बहुत डर लगता है और ये पहली दफ़ा अकेली यूरोप आई है तो ये पूछ रही है कि कहीं इस्तांबुल में हमारा ऑर्गेनाइज क्रिमिनल से तो वास्ता नहीं पड़ेगा। हया हफ्फत से सर झुकाए लपकाती रही। वो हाली हाथ उनके घर आई थी और उन्होंने मेज़ पर दी थी। फिर भी उनके नखरे ख़त्म नहीं होने को आ रहे थे। उससे बेहद पछतावा हुआ। वो बात संभालने पे डीजे की बेहद ममनून थी। कतन नहीं, इस्तांबुल बहुत महफूज शहर है। सुर्ख बालों वाली लड़की रसान से बोली, यहाँ की पुलिस ऐसे लोगों को खुलेआम नहीं फिरने देती। बिल्कुल, इस्तांबुल में कानून की बहुत पासदारी की जाती है। आले ने तायद की। मिसेस अब्दुल्ला खामोशी से सुनती रहीं। उनके चेहरे पे कुछ ऐसा था कि हया उन्हें देखी गई। जब हाले नूर इस्तांबुल की शान में एक लंबा सा कसीदा पढ़कर फारिग हुई तो मिसेस अब्दुल्ला ने गहरी सांस ली। खुदा करे तुम्हारा वास्ता कभी अब्दुल रहमान पाशा से ना पड़े। हया ने धीरे से कांटा वापस प्लेट में रखा। एकदम पूरे हॉल में इतना सन्नाटा छा गया था कि कांटे की कांच से टकराने की आवाज़ सबने सुनी। कौन पाशा? डीजे ने उलझकर मिसेस अब्दुल्ला को देखा। वो मुंबई का एक स्मगलर है। यूरोप से एशिया असला स्मगल करता है। इस्तांबुल में अगर चिड़िया का बच्चा भी लापता हो जाए तो उसमें पाशा का हाथ होता है। बॉस्फोरस के समंदर में एक जजीरा है, बेवाक अदा। उस जजीरे पे उस माफिया का राज है और मेरी मॉम को ख्वाब बहुत आते हैं। उनकी बेटी ने हवकी सुन को देखा। ये लड़कियां समझती हैं मेरी अक्ल मेरा साथ छोड़ने लगी है। बिल्कुल ठीक समझती हैं। और एक्सचेंज स्टूडेंट्स, कान खोलकर सुन लो। हाली ने कदर तिल मिलाकर मदाखलत की। इस्तांबुल में ऐसा कोई क्राइम सीन नहीं है। ये सब घरेलू औरतों के अफसाने हैं। यहाँ कोई भारतीय स्मगलर नहीं है। दोनों तुर्क लड़कियां अपनी तही बात खत्म करके अब स्वीट डिश की तरफ मतवजा हो चुकी थीं। खदीजा भी उनकी बातों में मुतमिन होकर शक्कर पारे खाने लगी थी, मगर हया की हालत में वो बहुत मीठे से शक्कर पारे कहीं अटक से गए थे। अबू सहबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उसने उस हबशी के मुंह से पाशा का नाम सुना था। वो निहायत मुस्मल सा अपनी बीवी से अरबी में बात कर रहा था, अपने बेटे के इलाज का जिक्र, मगर हो सकता है वो किसी और पाशा के काम का जिक्र कर रहा हो। और वाकई तुर्क घरेलू औरतों के अफसानों के मरकज़ पाशा का कोई वजूद न हो। अलविदाई लम्हात में जब बाकी सब आगे निकल चुके तो मिसेस अब्दुल्ला ने धीरे से हया के करीब सरगोशी की। ये लड़कियां इस्तांबुल की बड़ाई नहीं सुन सकती। तुम्हें इसलिए बताया कि तुम क्राइम से डरती हो और खूबसूरत भी हो। खूबसूरत लड़कियों पे अमूमन ऐसे लोग नजर रखते हैं। आया ने चौंक कर उन्हें देखा। उनके झुर्रियों सदा चेहरे पे सच्चाई बिखरी थी। वो वाकई अपना वजूद रखता है। वो बिल्कुल सुनसी हुई उन्हें देखे गई। क्या अफवाहों का खौफ मुजस्सिम सूरत में उनके सामने आ गया था? क्या उनकी अकल वाकई उनका साथ छोड़ रही थी? शाम के साए गहरे पड़ रहे थे जब वो सभांजी यूनिवर्सिटी पहुंची। सभांजी अमरा की जामिया थी। वहाँ 4 माह की एक सेमेस्टर की फीस भी $10,000 से कम ना थी। शहर से दूर मसाफात में वाक़या वो कदरे कोलाई में तमीर करदा इमारत बहुत पुरसुकून दिखती थी। चूंकि वो जगह इस्तांबुल शहर से तकरीबन 45 मिनट के फासले पे थी, इसलिए सभांजी में डे स्कॉलर्स नहीं होते थे।
उसके तमाम तलबा और तालबात बाशमूल हाले नूर जैसे लोगों के, जिनके घर इस्तांबुल में ही थे, हॉस्टल में रिहाइश पसीर थे। यूनिवर्सिटी की इमारत से दूर बर्फ से ढके मैदानों में एक जगह थोड़े थोड़े फासले पे ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी थीं। वो उनके रिहायशी डोम ब्लॉक से अंग्रेजी हुर्फ एल की सूरत खड़ी तीन तीन मंजिला इमारतें, जिनके कमरों के आगे बैल्कोनियां बनी थीं। 6 कमरे एल की एक लकीर पे थे और 6 दूसरी लकीर पे। तुम्हारा कमरा दूसरी मंजिल पे है, हाली ने उसका सामान गाड़ी से निकालते हुए बताया। हया और डीजे दूसरा बैग घसीट कर ला रही थी। एल की शक्ल का डोम ब्लॉक, जिसको हाले B1 कह रही थी, के ऊपर बाहें गोलाई में चक्कर खाती सीढ़ियां खुले आसमान तले बनी थीं, जो ऊपर तक ले जाती थीं। लोहे की उन सीढ़ियों के हर 2 जीनों के दरमियान हला था और जीनों पे बर्फ की तह जमी थी। जरा सा पाँव फिसले और आपकी टांग उस गैप में नीचे फिसल जाए। वो तीनों गिरती पड़ती बामुश्किल हया का सामान ऊपर लाई। कमरा तो अच्छा है, हम यहाँ रहेंगे। हया ने हाले की थमाई चाबी से अपनी डोरमेट्री का दरवाज़ा धकेला तो बेख्तियार लबों से निकला, हम नहीं, सिर्फ तुम, क्योंकि हतीजा का ब्लॉक B2 है, वो जो सामने है। उससे उंगली से दूर बर्फीले मैदान में बनी इमारत की जानिब इशारा किया। क्या मतलब, मैं इधर अकेली? वो तंग रह गई। बाद में तुम बुतलवा सकती हो डॉर्म ऑफिसर से कहकर, अभी तुम आराम करो। हर कमरे में 4 स्टूडेंट्स होते हैं, हर स्टूडेंट की टेलीफोन एक्सटेंशन उसके मेज़ पे होती है। आजकल छुट्टियां हैं, अक्सर तालिब इल्म अपने घर गए हुए हैं। तुम्हारा कमरा खाली है, मगर तुम जाकर अपने बेड पर ही सोना। तुर्क लड़कियों के बिस्तर पे कोई सो जाए तो वो बहुत बुरा मानती हैं। कोई मसला हो तो मेरा डोम ब्लॉक B4 में है, ओके? मुस्कुराकर वो बोली तो हया ने सर हिला दिया। टीचर ने बेचारगी से उसे देखा और हाले की हमरा सीढ़ियां उतरने लगी। हाले सुनो, इस इमारत के पीछे क्या है? किसी ख्याल के तहत उससे पुकारा। हाले मुस्कुराकर पलटी और बोली, जंगल। फिर वो दोनों सीने उतर गईं। हया एक छुरी लेकर पलटी और अंदर कमरे में कदम रखा। कमरा खूबसूरती से आरासा था। हर दीवार के साथ एक एक डबल स्टोरी बंक रखा था। अमूमन ऐसे बंक्स में नीचे एक बेड और ऊपर भी एक बेड होता है, मगर उसमें नीचे बड़ी सी राइटिंग टेबल बनी थी और उसके साथ ही लकड़ी की सीढ़ी ऊपर जाती, जहाँ एक आरामदेह बेड था। मेज़ पे एक टेलीफोन रखा था। वो चारों बंक्स को देखती अपने नाम की मेज़ की कुर्सी खींचकर निढाल से बैठ गई। वो एक थका देने वाला दिन साबित हुआ था, मगर अभी वो थकन की बजाय अजीब सी उदासी में घिरी थी। गैर मुल्क, गैर खित्ता, गैर जगह और तन्हा कमरा, जिसके पीछे जंगल था, उसे जाने की वो बेचैनी होने लगी। वो फ्रेश होने के लिए उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी ताकि भाई कहीं बाथरूम ढूंढे। अभी उसने दरवाज़ा खोला ही था कि 2 कमरे छोड़कर एक कमरे का दरवाज़ा खोला और उसमें से एक लड़का बैग उठाए निकला। उससे जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और फिर मुकफ्फिल कर दिया। गर्ल्स हॉस्टल में लड़का, अगर पाकिस्तान में होती तो यकीनन यही सोचती, मगर ये बात तो सबांची के प्रोस्पेक्टस में पढ़ चुकी थी कि वो मखलूत हॉस्टल है। अलबत्ता एक कमरे के अंदर सिर्फ एक ही सिन्फ वाले अफराद रह सकते थे। वो बददिल सी होकर वापस कुर्सी पे आ बैठी। सामने वाली दीवार पे एक सफ़ेद और स्याह तस्वीर आवेज़ां थी, पेंसिल से बनाया गया। वो हाका एक कुल्हाड़ी का था, जिसके फल से खून की बूंदें गिर रही थीं। आका बेरंग था, मगर खून के कतरों को बेहद सुर्ख रंग से बनाया गया था। उससे झुर्री लेकर दूसरी दीवार को देखा। वहाँ एक लड़की के चेहरे का बेरंग पेंसिल से बना आका टंगा हुआ था। वो तकलीफ की शिद्दत से आंखें मीचे हुई थी। उसकी गर्दन पे छुरी चल रही थी और उससे भड़कीले सुर्ख खून के कतरे टपक रहे थे। वो मुस्रिब सी उठ खड़ी हुई। उन तस्वीर वाली दीवार के साथ लगे बंक की मेज़ पे बहुत से चाकू और छुरियां कितार में रखे थे। हर साइज, हर किस्म और हर धार का चाकू, जिनके लोहे के फल मध्यम रोशनी में भी चमक रहे थे। वो एकदम बहुत खौफजदा होकर बाहर लपकी। कॉरिडोर में बहुत अंधेरा था। दूर नीचे बर्फ से ढके मैदान दिखाई दे रहे थे। वो तेजी से सीढ़ियों की जाने बढ़ी। जैसे ही उसने पहले सीने पे कदम रखा, ऊपर छत पे लगा बल्ब एकदम जल उठा। वो ठटक कर रुकी और गर्दन घुमाई। कॉरिडोर खाली था, वहाँ कोई नहीं था। फिर बल्ब किसने जलाया? उसकी गर्दन की पुश के बाल खड़े होने लगे। धड़कते दिल के साथ वो पलटी और सीने उतरने लगी। तभी एकदम ठाक की आवाज़ के साथ ऊपर कोई दरवाज़ा बंद हुआ। उससे पत्थर बन जाने के खौफ से पीछे मुड़कर नहीं देखा और तेजी से सीढ़ियां फलांगती चली गई। आखिरी सीने से उतरकर उससे जैसे ही बर्फ जार पे कदम रखा, ऊपर बैल्कोनी में जलता बल्ब बुझ गया। बाहर जोरों शोर से बर्फ गिर रही थी। ताज़ा पड़ी बर्फ से
उससे कदम फिसलने लगे थे। सफ़ेद सफ़ेद काले उसके बालों और जैकेट पर आ ठहरे। गिरती पड़ती डीजे के ब्लॉक B2 की तरफ बढ़ रही थी। उसे पहली दफ़ा अपनी मांगी गई किसी दुआ पे पछतावा हुआ था। काश आज ये बर्फ ना पड़ती। B2 की दूसरी मंजिल की बैल्कोनी में वो दम लेने को रुकी। उससे मंजिल याद थी, पर कमरे का नंबर भूल चुका था। उससे होंठों के गिर्द हाथों का प्याला बनाकर जोर से आवाज़ दी, डीजे तुम कहाँ हो? डीजे, डीजे। एक दरवाज़ा झट से खुला और किसी ने हाथ से पकड़कर उसे अंदर खींचा। अगर तुम 2 मिनट मज़ीद ताख़ीर करती तो मैं मर चुकी होती हया। डीजे भी उसकी तरह तनहा और खौफज़दा लग रही थी, मगर उस कमरे में आकर हया का सारा खौफ उड़न छू हो चुका था। डरो मत, तुम्हारे लिए ही तो आई हूँ। मुझे पता था तुम अकेले डर रही होगी, वरना मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी रह लेती। वो लापरवाही से शाने उचकाकर बोली, फिर बेख्तियार जवाई रोकी। खौफ खत्म हुआ तो नींद तारी होने लगी। मगर डीजे मैं सोऊंगी किधर? इन 3 हाली बेड्स पे कांटे बिछे हुए हैं क्या? मगर हाले ने कहा था कि तुर्क लड़कियां। फिलहाल यहाँ ना हाले है ना ही तुर्क लड़कियां, मगर अल्लाह तो देख रहा है। गैर मुल्क में उसका सोया हुआ खौफे खुदा जाग उठा था, और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला हाले को पता नहीं लगने देगा। अब बिस्तर में घुसो और सो जाओ। खुदा जाने मुझे किस पागल कुत्ते ने काटा था जो तुर्की आ गई। आगे झील पीछे जंगल, इतनी वहशत। डीजे कंबल में लेटे बुड़बुड़ाई जा रही थी। नींद से तो वो भी बेहाल होने लगी थी। सो डीजे की करीबी बंग की सीढ़ियां फलांग कर ऊपर कंबल में लेट गई। हया, वो कच्ची नींद में थी जब डीजे ने उसे पुकारा। उसकी पलकें इतनी बोझल थीं कि उन्हें खोल नहीं पा रही थी। सामने वाले कमरे में बड़े हैंडसम लड़के रहते हैं, मैंने उन्हें कमरे में जाते देखा है। अच्छा। उसका सिर गनूती में डूब रहा था। और सुनो, वो पिलाओ इतना बुरा भी नहीं था, हमें सिर्फ सफ़र की थकावट की वजह से बुरा लगा। और सुनो, मगर डीजे की बात मुकम्मल होने से कबल ही वो सो चुकी थी। दरवाजे मदम से दस्तक हुई तो वो सरत से कुर्सी से उठी। एक नज़र सोती डीजे पे डाली, दूसरी अपने जेर इस्तेमाल पंख पे जो दोबारा से बिना सिलवट और शिकन के बनाया जा चुका था, और जिस पे तुर्क लड़कियों के इत्मीनान के खून किए जाने की कोई निशानी बाकी ना थी, और दरवाज़ा खोल दिया। सलाम अलैकुम एक्सचेंज स्टूडेंट्स। हाले नूर हशाश फशाश से मुस्कुराती खड़ी थी। वो यूं थी गोया धुली हुई चांदनी। स्याह स्कार्फ चेहरे के गिर लपेटे, हल्की सब्ज लंबी जैकेट तले सफ़ेद जीन्स पहने, शाने पे बैग और हाथ में चाबियों का गुच्छा पकड़े वो पूरी तैयारी के साथ आई थी। वालेकुम सलाम, आओ हाले। मैं तुम्हारे डोम में गई थी, मगर तुम उधर नहीं थी। मैंने अंदाज़ा किया कि तुम यहीं होगी। हाले ने अपना बैग मेज़ पे रखा और कुर्सी खींचकर नफासत से बैठी। हाँ, मैं अली सुबह ही इधर आ गई थी। डीजे की याद आ रही थी। हतीजा सो रही है। हाले ने गर्दन ऊंची करके देखा, जहाँ डीजे 2 मोटे कंबल गुठरी की सूरत खुद पे डाले सो रही थी। हाँ, और शायद देर तक सोती रहे। ओह, मैंने सोचा था कि तुम्हारे फ़ोन रजिस्टर करवाने चले आज। तुर्की में गैर मुल्की फ़ोन पे तुर्क सिम कार्ड 1 हफ्ते के बाद ब्लॉक हो जाता है। हाँ बिल्कुल, तुम लोग जाओ और मेरा फ़ोन भी ले जाओ। मैं भी 2 घंटे मज़ीद सोऊंगी। कमलों के अंदर से आवाज़ आई तो हाले मुस्कुरा दी। मुस्कुराते हुए उसकी चमकती सुरमाई आंखें छोटी हो जाती थीं। चलो हया, हम दोनों चलते हैं। वो दोनों साथ साथ खड़ी हो गई थीं। हया सुबह अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो आई थी। अभी वो स्याह चूड़ीदार पजामे और टखनों तक आती स्याह लंबी कमीज से मलबूस थी। शिफॉन का दुपट्टा गर्दन के गिर्द मफलर की सूरत लपेटे और ऊपर लंबा स्याह स्वेटर पहने हुई थी, जिसके बटन सामने से खुले थे। कुछ दिन मेरे खुशकिस्मत दिन होते हैं जब मेरे पास कार होती है, और कुछ दिन बदकिस्मत दिन जब मेरे पास कार नहीं होती, और आज मेरा खुशकिस्मत दिन है। हाले ने उठते हुए बताया, अभी हम करीबी दुकानों में जाएंगे, और अगर वहाँ से फ़ोन रजिस्टर ना हुआ तो जवाहर चलेंगे, उसके बाद वहाँ से जहांगीर। जवाहर? हया ने आबरू उठाई। जहांगीर को उसने किसी तुर्क का नाम समझकर नज़रअंदाज कर दिया। जवाहर शॉपिंग मॉल है, यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का छठा बड़ा शॉपिंग मॉल। ओह अच्छा, जैसे पार्क टावर्स। ऊपर कमलों से आवाज़ आई, पार्क टावर? हाले ने गर्दन उठाकर हतीजा के कमलों को देखा। हमारा पार्क टावर एशिया के सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल शुमार होता है, वो गनूदा आवाज़ से बोली। नाइस। हाले 27 से मुस्कुराकर बाहर निकल गई। हया ने उसके जाने की तसल्ली कर ली, फिर लपक कर पीछे आई और सीढ़ी पे चढ़कर डीजे का कंबल खींचा। ये पार्क टावर्स एशिया का सबसे बड़ा मॉल कब से हो गया? उससे कौन सा जाकर चेक कर लेना है, थोड़ा शो मारने में क्या हर्ज है। डीजे गड़ाप से फिर कंबल में घुस गई। हाले ड्राइव करते हुए मुतासिफ से बार बार मुआज़त कर रही थी।
फ़ोन रजिस्टर नहीं हो सकते थे। एवा की दुकान पहले तो मिली नहीं, दूसरी मोबाइल कंपनियों की दुकानें ही हर जगह थी। यूं जैसे आपको सोंग की दुकान की तलाश हो और हर तरफ यूफोन की दुकानें हों। मुश्किल एक दुकान मिली तो उसका मैनेजर शॉप बंद करके जा रहा था। लाख मिनटों पर भी उसे दुकान नहीं खोली और चला गया। अब हाले मुसलसल शर्मिंदगी का इजहार कर रही थी। बस करो हाले, बाद में हो जाएगा ये काम, अब मुझे शर्मिंदा मत करो। है, तुम्हारा दूसरा काम तो करूं, जहांगीर चलते हैं। हाले ने गहरी सांस अंदर खींची। गाड़ी सड़क पर रवां दवां थी और खिड़की के बाहर हर्षों बर्फ दिखाई दे रही थी। तुम एड्रेस सिखाओ, हम पहुंचने वाले हैं। किधर? अया ने नासमझी से ड्राइव करती हाले को देखा। जहांगीर, और किधर? वहां क्या है? तुम्हारी आंटी का घर। कल कहा जो था कि तुम्हें ले जाऊंगी, सुबह बताया भी था, भूल गई?